नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में सुबह बादलों की गर्जना के साथ हुई है तेज बारिश ने मौसम को और ठंडा कर दिया है। नोएडा में सुबह की शुरुआत जबरदस्त बारिश के साथ हुई। लगातार दूसरा दिन है जबकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है। बारिश की वजह से सर्दी का प्रकोप और भी बढ़ गया है। बिजली चमकने और बादलों की गरजना के साथ तेज बारिश ने मौसम को और भी सर्द कर दिया। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली से सटे आसपास के नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हुई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान में बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। और इसी वजह से दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई अन्य स्थानों पर मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। शनिवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और एनसीआर में भी बारिश देखी गई। राजधानी समेत उत्तर भारत में ठंडक बढ़ने से शीतलहर की तरह स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को स्वास्थ्य के लिए और भी ज्यादा ध्यान रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली के तमाम नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों ने बैठक की। किसानों ने कहा है कि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम कुंडली, मानेसर, पलवल राजमार्ग पर 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तारीख की घोषणा करेंगे कि कब शाहजहांपुर बॉर्डर पर आगे बढ़ना है। किसानों ने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता पर सिर्फ 2 मांगे हैं। पहले तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, दूसरे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। किसानों ने यह भी कहा कि जो दोनों मांगे मानी गई है वो 50% का आधार नहीं हो सकती। किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी कि सरकार आंदोलन को शाहीन बाग समझने की भूल ना करे। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच एक किसान ने कर लिया सुसाइड। यूपी गेट पर 140 से किसान कश्मीर सिंह का शव फंदे से लटका मिला। कश्मीर सिंह बिलासपुर के रहने वाले थे। इनकी उम्र करीब 70 साल बताई जाती है। कश्मीर सिंह ने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहां पर मैंने शरीर छोड़ा वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार हो। कैथल में विधायक लीलाराम के आवास पर भारी संख्या में किसान घेराव करने के लिए पहुंचे, जिसके चलते मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। किसान विधायक के बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार तीनों बिलों को वापस ले और साथ ही साथ किसानों की मांगें लागू करे। उन्होंने ये भी कहा कि इन बिलों के लिए किसानों की कोई मांग नहीं थी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी सरकार में 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, जबकि उसके पहले की सरकारों में किसानों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने आगे कहा कि एपीएमसी का विस्तार और सुधार किया जाना चाहिए। पूरे देश में मंडियां बनानी चाहिए। इन बिल्स की कभी कोई चर्चा तक नहीं हुई, सीधा बिल को पास कर दिया गया। करनाल में बसताड़ा टोल प्लाजा पर पंजाबी सिंगर रेशम सिंह अनमोल ने पहुंचकर किसानों का हौसला बढ़ाया। रेशम सिंह अनमोल के पहुंचने के बाद किसानों का उत्साह बढ़ गया। पलवल में पिछले 31 दिनों से एमएसपी पर लिखित कानून बनाने, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर एनएच 19 स्थित उटाहा चौक पर धरने पर बैठे किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि आने वाले 4 जनवरी को सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत है। अगर वो विफल होती है तो वो इस आंदोलन को तेज करेंगे और एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। अंबाला में बारिश ने ठंड को पहले से ही अधिक बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के हौसले बुलंद हैं। पिछले 9 दिनों से किसान सुनकर अब देने वाली ठंड में भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसान आग से हाथ सेक कर अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने हितों की लड़ाई के लिए बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं। बारिश और ठंड तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंबाला वासियों का नगर निगम चुनाव में समर्थन देने पर आभार जताया और जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने विपक्ष के नेताओं को निशाना साधते हुए उनको लेकर कहा कि कुछ नेताओं की जमानत जब्त हुई है, जिसके चलते अंबाला की जनता पर आरोप लगा रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर हरियाणा जनचेतना पार्टी का ही बनेगा। सभी पार्षदों को चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, साथ लेकर चलेंगे, अम्बाला का चौतरफा विकास करेंगे। उन्होंने बताया कि अम्बाला छावनी परिषद और पंचायत चुनाव की रणनीतिक घोषणा चुनाव घोषित होते ही कर दी जाएगी। कैथल में किसानों ने रिलायंस मॉल के सामने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सरकार तीनों कानूनों की आड़ में अमीरों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। चरखी दादरी में पिछले 2 से 3 दिन में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम ने अचानक करवट ली, गरज के साथ बूंदाबांदी हुई, फसल के लिए काफी लाभदायक है। किसानों के अनुसार अब सिंचाई का सीजन चला हुआ है और बरसात होने से सिंचाई कम करनी पड़ेगी। बरसात का पानी फसल के लिए सर्वोत्तम है। वहीं बरसात के बाद हवा चलने से ठंड काफी बढ़ गई है। लोग आग जलाकर सेकते हुए नजर आए। तापमान में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। करनाल में आर्मी में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला आया सामने। युवकों को नौकरी लगवाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की गई। 2 युवकों से आर्मी में भर्ती करने के नाम पर 20 लाख रुपए लिए गए, जिसके बाद ना तो भर्ती हुई और ना ही पैसे वापस मिले। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 56 एचसीएस अधिकारियों का तबादला, तुरंत प्रभाव से तबादले के आदेश। फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद करीब 2500 कैदियों को नए साल में रेडियो एफएम का तोहफा मिलने जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा खुद एक रेडियो एफएम स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जेल में बंद सभी कैदी मनोरंजन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कैदी अपनी फरमाइश के गाने सुन पाएंगे। कैदी स्वास्थ्य, कानूनी और ज्ञानवर्धक जानकारी ले पाएंगे। नीमका जेल के सुपरिटेंडेंट जयकिशन छिल्लर की माने तो एफएम को चलाने वाले रेडियो जॉकी भी कैदी होंगे, जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। फरीदाबाद की नीमका जेल के अलावा अम्बाला और पानीपत की जेल में भी इसी तरीके से रेडियो एफएम स्थापित किए जा रहे हैं। गोहाना में पिछले 1 महीने के दौरान ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में अभी तक 10 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही दिन में 2 ऑनलाइन ठगी के मामले और सामने आए हैं, जिसमें शातिर ठगों ने 2 अलग अलग लोगों से फोन करते हुए एटीएम पिन पूछा। दोनों से करीब 2.25 लाख रुपए पैसे ऐंठ लिए। मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पुलिस कर रही है। मामला साइबर सेल को दिया गया है और इसकी जांच हो रही है। बल्लभगढ़ पंचायत भवन स्थित रिकॉर्ड रूम में सीवर का गंदा पानी भर गया। जब इस विषय में रिकॉर्ड रूम के एडिशनल रिकॉर्ड इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखित शिकायत दे दी है। करनाल में सबसे पहले 11,044 हेल्थ केयर से जुड़े सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने दी जानकारी। 464 डॉक्टर वैक्सीन इंजेक्शन लगाने का काम करेंगे। साथ ही साथ 35 पॉइंट वैक्सीन को स्टोर करने के लिए बनाए जाएंगे। सरकारी और प्राइवेट समेत सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। डेटा तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में पहले चरण में 2,500 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की योजना है। दूसरे चरण में जो कर्मचारी और अधिकारी सामने आकर कार्य करते हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। अम्बाला में जहां पर नए साल की शुरुआत घने कोहरे से हुई, तो वहीं मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार दूसरे दिन बारिश होने से कोहरा साफ हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है, उन्हें फसलों में फायदा होगा, ऐसी उम्मीद वो जाहिर कर रहे हैं। शुक्रवार शाम से ही अम्बाला में गहरी धुंध पड़ने लगी और शाम 7 बजे के बाद आलम यह था कि कोहरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हुई। रोहतक में भी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। बारिश की वजह से जहां पर ठंड बढ़ गई, तो वहीं इससे किसानों को गेहूं की फसल में फायदा नजर आ रहा है। कृषि कानूनों पर बातचीत से पहले ही किसान संगठन अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है। इसी के तहत करीब 1500 किसानों ने शनिवार को दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे 9 पर स्थित टोल प्लाजा से अपनी ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की है। ये ट्रैक्टर यात्रा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के बैनर तले शुरू हुई। ये ट्रैक्टर यात्रा में करीब 1500 किसान 500 ट्रैक्टर्स के साथ शामिल हुए। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा गढ़ी सांपला होते हुए झज्जर पहुंची। ट्रैक्टर यात्रा तक जागरूकता के तहत झज्जर और रेवाड़ी के ही गांव से होकर गुजरेंगी। हरियाणा के ग्रामीणों द्वारा इस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल किसानों के लिए खान पान का प्रबंध रखने का फैसला लिया गया।
फरीदाबाद के टोल प्लाजा पाखल पर एक ट्रक ने टोल बूथ को टक्कर मारी, जिसमें टोल के अंदर बैठे टोल कलेक्टर की जान बाल बाल बची। हादसे में टोल कलेक्टर को गंभीर चोटें आई। साथ ही साथ घटना की पूरी तस्वीरें टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोल मैनेजर के अनुसार हादसे में 6 से 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। नूह में भादस शिकरावा सड़क पर सीआईए की गाड़ी से क्रेटा गाड़ी की टक्कर हो गई। भिड़ंत में सीआईए के आधा दर्जन जवान जख्मी हो गए हैं। 3 को गंभीर चोटें आई हैं। 3 मामूली रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में झज्जर जिले के गांव साल्हावास निवासी नायब सूबेदार रविंद्र कुमार शहीद हो गए। रविंद्र के शहीद होने की सूचना के बाद शहीद रविंद्र के घर और गांव में मातम पसरा हुआ है। सिरसा में सीआईए पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लूटपाट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में डीएसपी आर्यन चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में 11 आपराधिक वारदातों को भी कबूला है। टोहाना के प्रभाकर कॉलोनी के टीचर के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 8 तोला सोना, लगभग आधा किलो चांदी, 25,000 के नकदी बरामद की। भवानीखेड़ा में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह तक हुई बारिश से जहां पर किसानों के चेहरे खुशी से भर गए, तो वहीं सर्दी से आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। झज्जर पुलिस ने बेरी क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 2.5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पिकअप में भरकर तस्करी के लिए खेप को लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप को रोककर तलाशी ली, जिससे 6 प्लास्टिक के बोरों में 244 किलो 460 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई है। एक तस्कर चरखी दादरी तो दूसरा यूपी का रहने वाला बताया जाता है। घरौंडा के रायपुरा रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगने के करीब 50 लाख का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हैरानी की बात तो यह है कि हादसे के 2 घंटे पहले ही शोरूम मालिक शटर बंद करके घर गया था। हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह आशंका जाहिर की जा रही है। दुकान में करीब 50 लाख का माल रखा हुआ था, जो कि जलकर खाक हो गया। जुलाना में नए साल का पहले ही दिन चोरों के नाम रहा, जहां पर चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगा दी। प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र यादव की हत्या मामले में गुस्साए ग्रामीणों ने मानेसर में पंचायत कर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इससे ग्रामीणों में गुस्सा है। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने रोड जाम करने की धमकी दी है, जिसके बाद क्राइम एसीपी प्रीतपाल सिंह ने पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पानीपत की वधावा राम कॉलोनी के एक युवक के सालू ने घर से बुलाकर अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी सालू ने पानीपत के भावना चौक पर घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने जीजा पर करीब 1 दर्जन बार चाकू से हमला करके मौत के घाट उतारा। घटना के बाद आरोपी पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भागते हुए कैद हुए। मृतक युवक के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पहले चेतावनी देकर घटना को अंजाम दिया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले भी आरोपियों द्वारा बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गढ़ी गांव के निकट यदुवंशी स्कूल के बस को रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल बस में सवार 6 विद्यार्थी जख्मी हुए। रोडवेज से सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। स्कूल बस के हादसे की सूचना मिलते ही बीईओ सुभाष वर्मा अस्पताल पहुंचे। नूह जिले के नगीना के सुभाष प्रजापति ने 36वें ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सुभाष ने खेलों को लेकर पिछड़े क्षेत्र का नाम रोशन किया। 2 दिवसीय जूडो कराटे ऑल इंडिया चैंपियनशिप फरीदाबाद में 70 किलोग्राम वर्ग में आयोजित हुई थी। इससे पहले भी सुभाष ने कई प्रतियोगिता जीती है, मेडल पर कब्जा जमाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। आतंकियों ने पुलवामा के त्राल बस स्टैंड पर तैनात सुरक्षा बलों पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। आतंकी घटना में 7 नागरिक जख्मी हुए हैं। इनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीआरपीएफ की टुकड़ी त्राल बस स्टैंड पर तैनात थी। हालांकि आतंकियों का निशाना चूक गया, सुरक्षाकर्मी बाल बाल बच गए।
देश को मिली पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मिली मंजूरी। एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को दी मंजूरी। सूत्रों के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है और इससे पहले कोविशील्ड को मंजूरी मिली थी। सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने कहा कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपनी डूबती राजनीति बचाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं। उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है। वैक्सीन पर सवाल उठाना वैज्ञानिकों का अपमान है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। भारत सरकार ने वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता वाले समूहों का चयन किया जो ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं। उन्हें पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल। दुनिया में कोरोना के 8,49,79,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। 18,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2,30,00,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव हैं। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हैं। 3,58,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 8 लाख से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव हैं। वहीं देश में कोरोना के 18,144 नए मामले आए सामने। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार। 1,49,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। 2,45,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत। महाराष्ट्र में 19,38,000 से ज्यादा लोग बीमार। 49,631 मरीजों की मौत। 53,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 6,26,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 10,571 मरीजों की मौत। 5,342 केस इस वक्त एक्टिव। यूपी में 5,86,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 8,387 मरीजों की मौत। 13,316 केस इस वक्त इलाजरत। राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा लोग बीमार। 2,700 से ज्यादा मरीजों की मौत। 8,000 से ज्यादा मरीजों का इस वक्त चल रहा इलाज। हरियाणा में 2,62,850 कोरोना के मामले। 2,915 मरीजों की मौत। 3,000 से ज्यादा का इस वक्त इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कैंपस की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप ही कल के उद्यमी बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संबलपुर में एजुकेशनल हब ये बन रहा है। संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना भी हमारा दायित्व है। पीएम ने कहा कि अधिकतर स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं। फार्मिंग से लेकर स्पेस सेक्टर तक स्टार्टअप का स्कोप बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए अनुभव लेकर निकल रहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सौरव गांगुली अपने घर में बने जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इस वक्त उनकी तबीयत खराब हुई। गांगुली को सीने में तकलीफ हुई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। सौरव गांगुली को शनिवार सुबह से ही हृदय से जुड़ी समस्या थी। अस्पताल के सूत्रों ने पुष्टि की कि सौरव गांगुली को एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है।